रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज 3 अप्रैल बरोज़ इतवार हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने और चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने नोटिस ले लिया है और अदम एतमाद की तहरीक को मुस्तरद किया गया था। असम्बलियाँ तहलील कर दी हैं, सदर पाकिस्तान ने मंजूरी दे दी है, बाकायदा नोटिफिकेशन जारी हो गया और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से और चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की तरफ से ये नोटिस लिया गया है। बेसिकली काजी फैज़ ईसा साहब ने एक ख़त लिखा था, एक नोट भेजा था चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब को और उमर अता बंदयाल साहब ने उसके बाद फिर साथी जजेस को अपनी रिहाइश गाह पर बुलाया और फिर इतवार के दिन जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस के हुक्म पर अदालती अमला तशरीफ़ लाया और उसके बाद अभी तक जो ख़बर है वो ये है कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने बेंच तश्कील दे दिया है। अब चीज़ें दो तीन हैं जो बड़ी क्लियर हैं और इस वजह से भी मैं समझता हूँ कि अहम है। वो ये है कि जो इनका मामला है और जिस तरीके से ये सारी चीज़ें सामने आ रही हैं, जो मुमकिन फ़ैसला है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का वो क्या हो सकता है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। एतजाज़ अहसन साहब और साबिक़ अटार्नी जनरल साहब का क्या मौक़िफ़ है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। एक पिटीशन पहले फ़ाइल की गई थी, बेसिकली 5 पिटीशंस थी अदम एतमाद की कार्रवाई को रुकवाने के लिए और बैरूनी जो साजिश है उस पर इंक्वायरी कमीशन बनाने के हवाले से। उसमें साबिक़ अटार्नी जनरल साहब की भी दरख्वास्त थी और बकिया भी लोगों ने दरख्वास्तें दी थी और उस पर जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के का रजिस्ट्रार है उन्होंने उस पर ऑब्जेक्शन लगा दिया था और ये कहा था कि ये जो मामला है इस मामले पर क्योंकि आर्टिकल 69 कहता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का कि जो पार्लियामेंट की कार्रवाई है उसको किसी अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकता। अच्छा, इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की भी बहुत ज़्यादा जजमेंट्स हैं। इसके ऊपर अभी हाल ही में जो चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन के हवाले से चीज़ें सामने आई हैं और डिवीज़न बेंच इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला है कि जो मामला पार्लियामेंट के अंदर होगा उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। इसको हम कहते हैं आइन की ज़ुबान में आउस्टर क्लास। आउस्टर क्लास से ये मुराद होता है कि वो आर्टिकल जिसको किसी अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकता, वो क्लॉज जिसको आउस्टर क्लास जिसे कहते हैं कि किसी अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकता। जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और हाई कोर्ट के जजेस के कंडक्ट को डिस्कस नहीं किया जा सकता पार्लियामेंट के अंदर, इसी तरह पार्लियामेंट की कार्रवाई को भी कहीं पे चैलेंज नहीं किया जा सकता। कल जब ये ऑब्जेक्शन लगा के इतराज़ लगा के वापस कर दी गई थी दरख्वास्तें, तो फिर आज सवाल ये उठता है कि नैयर बुखारी की दरख्वास्त है, शहबाज खोसा साहब दरख्वास्त देते हैं और उस पर जो कार्रवाई कैसे हो सकती है और ऑब्जेक्शन क्यों नहीं लगाया जा सकता। मेरे ख्याल में चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने ख़ुद नोटिस लेके इस बात को बड़ा क्लियर कर दिया है कि शायद वो पहले नोटिस लेते जो बैरूनी साजिश थी तो मामलात बेहतरी की तरफ ना जाते, अपोजिशन की तरफ से आता। अपोजिशन पहले सदारती रेफरेंस पर भी नाखुश थी, वो ये समझते थे कि उमर अता बंदयाल साहब उनके ख़िलाफ़ कोई फ़ैसला दे सकते हैं या उमर अता बंदयाल साहब, और इसके ऊपर कई जजेस ने भी ये बात की थी कि हमें इस मामले में नहीं पढ़ना चाहिए। उमर अता बंदयाल साहब इस मामले में तो बहुत क्लियर हैं कि इजलास बुलाना है या नहीं बुलाना है, स्पीकर का कोई काम आइनी है गैर आइनी है, उस पर तो उमर अता बंदयाल साहब और सुप्रीम कोर्ट ये फरमा चुकी है कि हम स्पीकर के मामले को चैलेंज जो आप कर रहे हैं अदालत के सामने, और उस पर बार बार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वकील फ़ारूक अचनायक साहब ने और नून लीग के वकील ने भी बात की थी, लेकिन उसको किसी भी सूरत में नहीं माना था और ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने नहीं माना था। और आज ये नोटिस लेना इस वजह से भी ज़रूरी था कि अब क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट ने खुद कॉग्निजेंस ले लिया, सुप्रीम कोर्ट ने जब कॉग्निजेंस ले ली है तो इसमें बैरूनी साजिश को भी डिस्कस किया जाएगा, हॉर्स ट्रेडिंग को भी डिस्कस किया जाएगा। वो सदारती रेफरेंस था, अब 184(3) के तहत चले गए हैं सारे के सारे, तो सुप्रीम कोर्ट के पास अब इख्तियार ज़्यादा आ गया है। अब वो आर्टिकल 186 के तहत एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन थी और अब 184 के तहत, चाहे वो नोटिस लिया गया एज खुद नोटिस वो भी 184 के तहत और जो पिटीशन फाइल की जा रही हैं वो भी 184 के तहत, तो अब मामला खुलने जा रहा है। सवाल ये उठाया जा रहा है और ये कहा जा रहा है, एतजाज़ अहसन साहब ने भी बड़ी प्यारी बात की। उन्होंने कहा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने जो कुछ किया है अपोजिशन इसके लिए तैयार नहीं थी। ज़हनी तौर पर अपोजिशन को मैक्सिमम ये लगता था कि जब मुनहरफ अरकान का वोट आएगा तो उसको स्पीकर मुस्तरद कर सकते हैं, इस वजह से वो स्पीकर के ख़िलाफ़ भी अदम एतमाद ले आए। अब स्पीकर के ख़िलाफ़ अदम एतमाद ले आए तो किसी को ये नहीं पता था कि इनकी अपनी जो तहरीक है वही गैर आइनी डिक्लेयर हो जाएगी, ये नहीं अंदाज़ा था। एतजाज़ अहसन साहब कहते हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने लंबा छक्का मारा और गेंद गुम कर दी, ये वज़ीर आज़म इमरान खान का काम है। अब दूसरी चीज़ ये है कि वो कहते हैं कि हो सकता है कि चीज़ें जो नज़र आ रही हैं कि ये बहुत ज़्यादा आइनी काम ना हो स्पीकर कौमी असम्बली का, लेकिन हकीकत ये है कि सुप्रीम कोर्ट के पास भी अब कोई बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं है इस मामले को छेड़ने के हवाले से, क्योंकि आइन पार्लियामेंट सुप्रीम है, मुकन्ना सुप्रीम है और सदर पाकिस्तान एक काम कर चुके हैं। अब क्या हो सकता है,
अब हो ये सकता है कि जो लोग ये उम्मीद लगा कर बैठे हैं कि स्पीकर की जो रूलिंग है उसको स्टे ऑर्डर जारी करके सुप्रीम कोर्ट ये फरमा दे कि आप जाएं और जाके अपनी जो अदम एतमाद की तहरीक है उसको आप वोटिंग करवा दें। फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट्स अगर वोटिंग हो जाती है और उसके बाद जब फाइनल फैसला सुप्रीम कोर्ट का आता है और सुप्रीम कोर्ट कहती है कि स्पीकर का जो फैसला था वो कानून के मुताबिक था, सेट असाइड नहीं करती बल्कि उसको अपहोल्ड कर लेती है, तो फिर वो वोटिंग कहाँ जाएगी। फिर अगली चीज़ ये है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये मामला जाता है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस मामले पर क्योंकि अब वो रूलिंग ख़त्म हो गई, स्पीकर ख़त्म हो गया, असम्बली ख़त्म हो गई और सदर पाकिस्तान ने 58(1) और 48(1) के तहत जो एडवाइस थी वज़ीर आज़म की उसके तहत असम्बली को डिज़ोल्व कर दिया, मंजूरी दे दी, बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तो उसके बाद तो ना स्पीकर रहा, अब स्पीकर की रूलिंग तो वैसे ही ख़त्म हो गई, अब तो मामला आ गया सदर पाकिस्तान का। अब क्या हो सकता है? मैक्सिमम अब ये हो सकता है कि सदर पाकिस्तान ने जो असम्बली तहलील करने का नोटिफिकेशन जारी किया उसको सस्पेंड कर दिया जाए कि इसको फॉर द टाइम बीइंग ये सस्पेंड है। ये सस्पेंड होगा तो सारे ओहदे दोबारा से बहाल हो जाएंगे। वज़ीर आज़म तो पहले ही 224 आर्टिकल के तहत काम कर रहे हैं, बाकी जो कैबिनेट है वो सारी बहाल हो जाएगी और बहाल होने के बाद जब तक सुप्रीम कोर्ट का फाइनल फैसला नहीं आता तब तक नो कॉन्फिडेंस मोशन पर कोई भी कार्रवाई नहीं होने वाली। और ये जो कहते थे कि आज ही ये सारा कुछ हो जाएगा, ये इनकी खाम ख्याली है, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। साबिक जो अटार्नी जनरल हैं अनवर मंसूर खान साहब, उनका कहना है कि इस तरह से जो आर्टिकल 5 की डेफिनेशन है या आर्टिकल 5 की जो तशरीह है वो आज तक नहीं हो सकी। आर्टिकल 5 के हवाले से हमारा आइन बिल्कुल खामोश रहा है और आर्टिकल 5 में जो हमारे आइन ने लिख तो दिया है कि अगर कोई रियासत के ख़िलाफ़ जाएगा या रियासत से वफ़ादारी की बजाय गद्दारी करेगा तो वो इसका मतलब है कि वो आइन के मुताबिक काम नहीं कर रहा। तो उन्होंने कहा कि इसके ऊपर इंटरप्रिटेशन आ सकती है सुप्रीम कोर्ट की और उन्होंने कहा कि ये एक बड़ी अच्छी चाल थी वज़ीर आज़म की और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की। अब तकलीफ़ किसको है? अब आपको नज़र आ रहा होगा कि नून लीग इस मामले पर खामोश है। नून लीग इस वजह से खामोश है कि शहबाज शरीफ को यह था कि चले मैं 2 दिन के लिए भी वज़ीर आज़म बन जाऊँगा, मेरी जो ख्वाहिश थी, एक आखिरी ख्वाहिश है कि मैं वज़ीर आज़म बन जाऊँ, वज़ीर आज़म की कुर्सी पर बैठ जाऊँ। उनके बारे में तो शेख रशीद ने कहा है कि जो शेरवानी इन्होंने सिलवाई थी वो अब ये शेरवानी तो अब उसका तो फ़ायदा कोई नहीं है, ये निक्कर बना के उसको पहन लें और वो काम आ जाएगी। अब शहबाज शरीफ का वज़ीर आज़म बनने का चलो कह सकते हैं कि ख्वाहिश थी, लेकिन मरीम नवाज़, नवाज शरीफ और वो ग्रुप तो पहले कहता था कि री इलेक्शन में जाना चाहिए, क्योंकि अगर परवेज़ इलाही वज़ीर आला बन जाते हैं, वो भी जो पंजाब असम्बली का इजलास है वो भी आज नहीं हुआ और 7 मिनट इजलास चला है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग चले गए हैं, उन्होंने जाके अपने जो लोटे थे उनको घसीटा है कि आप आएँ इधर, आप हमारी टिकट पर इलेक्शन लड़ें और आप इधर किधर बैठे हैं। वहाँ पर लड़ाई शुरू होगी और उस लड़ाई की वजह से जो असम्बली का इजलास है उसको मुलतवी कर दिया गया मेरे ख्याल में 6 अप्रैल तक। और अब उस पर भी अता तारड़ और मुस्लिम लीग नून ने कहा है कि जो असम्बली का इजलास मुलतवी किया गया हम उसके खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। आपने अगर हर मामले सुप्रीम कोर्ट ले जाना है तो फिर आपको तो कुछ नहीं मिलने वाला। दूसरी तरफ जब ये आज अदम एतमाद का मामला हुआ तो फिल फॉर जो ख़ास ब्रिगेड है सहाफ़ियों की, उन्होंने ये खबर चलाना शुरू कर दी कि अभी चंद सेकंड्स में DGISPR का बयान आ जाएगा, ट्वीट आ जाएगा। ट्वीट तो आना कोई नहीं था, 1-2 चैनल्स पर उनकी गुफ्तगू हुई और उन्होंने कहा कि हम तो आइन और कानून के साथ खड़े हैं, हमारा इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। ये एक प्योर एक सियासी अमल था और उनको यही कहना चाहिए था। इनको ये लगता था कि शायद इनके हक़ में ये आएगा कि ये जो मामला है ये बिल्कुल गलत है और हम इसको मुस्तरद करते हैं या हम इस सारे के सारे मामले पर इसके ख़िलाफ़ जाएंगे। उन्होंने ऐसा कुछ ना किया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब को, क्योंकि काजी फैज़ ईसा साहब ने, अब देखें ना, काजी फैज़ ईसा साहब का ये मामला करना बनता है, ये भी एक सवाल है कि एक तरफ अदम एतमाद का मामला होता है और अभी जो सियासी जमातें हैं वो सुप्रीम कोर्ट नहीं पहुंचती कि एक सिटिंग जज सुप्रीम कोर्ट का वो चीफ जस्टिस साहब से ये कहता है कि आप इस पर नोटिस लें और उनके नोट पर जो नोटिस लिया जाना है इसको भी सुप्रीम कोर्ट ने देखना है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी देखना है कि जो स्पीकर की रूलिंग है उसको चैलेंज किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। फिर सुप्रीम कोर्ट ने उस ख़त को भी देखना है। फिर आप सुप्रीम कोर्ट ने उन दरखास्तों को भी लेना है जो पहले दरखास्तें दायर की गई थी। और जब एक चीज़ 7 मार्च को, अगर 8 मार्च को ये अदम एतमाद जमा करवाते हैं, 7 मार्च को एक ख़त पकड़ाया जाता है, उसमें कहा जाता है, अदम एतमाद का बाकायदा वर्ड है, वो एक जो सील्ड इन्वेलप में पहुंच जाता है चीफ जस्टिस साहब के पास। चीफ जस्टिस साहब उसको खोल कर देखते हैं और चीफ जस्टिस साहब देखते हैं कि ये क्या हो रहा है, क्या हमारे मुल्क में हुकूमत गिराने के लिए अमेरिका धमकी दे रहा है। तो उसके बाद ये जो 3 सियासी जमातों के मौलाना फजल रहमान आपने देखे बिल्कुल खामोश हैं। अब वो खौफ में इस वजह से हैं कि भाई ये मामला चला गया सुप्रीम कोर्ट में तो हमारा तो सारा डॉलर का तमाशा खुल जाएगा। मैं समझता हूँ कि अल्टीमेटली, क्योंकि एक आइनी बहरान तो हो गया ना,
कि असम्बली में वो असम्बली में बैठे हैं, वो अपना स्पीकर को बिठा के बैठे हैं, वो अपनी अदम एतमाद चला रहे हैं। तो एक आइनी बहरान और सुप्रीम कोर्ट ने अपना किरदार अदा तो करना था। सुप्रीम कोर्ट का नोटिस लेने की वजह से इनका जो मामला था वो अब खुल जाएगा, वो ख़त भी खुलेगा, धमकियाँ भी खुलेंगी, कौन कहाँ था, कौन बिका, कैसे सिंध हाउस में क्या होता रहा, मैरियट होटल में क्या होता रहा। अब फिर जब पार्लियामेंट के मामले को खोलना है तो फिर अब सारा कुछ ही खुलेगा और ये इनके गले पड़ेगा, ये इनके बहुत ज़्यादा चीज़ें इनके ख़िलाफ़ जाएंगी। और दूसरी बात यह है कि मुझे नहीं लगता, मैक्सिमम इतना हो सकता है कि सदर पाकिस्तान की, हालांकि सदर जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है सुप्रीम कोर्ट के जजेस की, उनके नोटिफिकेशन को स्टे देना ये इतना आसान नहीं है, लेकिन मैक्सिमम यही हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट उसको नोटिफिकेशन को, जो तहलील का नोटिफिकेशन है उसको मुअत्तल करके समाअत के लिए फ़िक्स कर दे। फिर सारी जमातें आएंगी, फिर उनको सुनेंगे और ये मामला ऐसे ही चलता रहेगा। आसिफ जरदारी को ये तकलीफ़ है कि 1.5 साल अभी उसके पास पड़ा है, उसने मज़ीद सिंध के लोगों का खून चूसना था। उनको ये भी पता है कि जो जितनी मकबूलियत इमरान खान की बन गई है, इमरान खान ने 10 जलसे किए तो ये सिंध इनके हाथ से निकल जाएगा और इनके लिए हुकूमत बनाना मुश्किल हो जाएगा। यही खौफ है कि वो सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही गई है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अभी तक नहीं गई। क्या होता है, जो पॉसिबिलिटीज़ हैं, जो इम्कानात हैं, वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं। जो भी तफसील होगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हमें नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।